आज हम एक ऐसे शहर की बात करने वाले हैं जिसके नाम से ही उसकी कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आ जाता है। ये बेलगाम है, बेलगावी है या फिर बेलगांव। बिल्कुल। और ये सिर्फ नामों का फर्क नहीं है, बल्कि एक गहरी एक पहचान का संकट है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो विकिपीडिया के कुछ अंश हैं, और आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतिहास, भाषा और भूगोल की लड़ाई इस एक शहर की पहचान को आज भी आकार दे रही है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है इसके सबसे पुराने नाम से, जो शायद आज बहुत कम लोग जानते होंगे। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक इस शहर का जो मूल नाम था वो था वेणुग्राम। वेणुग्राम। हाँ, संस्कृत में इसका मतलब है बांस का गांव। अच्छा, बांस का गांव। ये तो बहुत दिलचस्प है। उस जमाने में इसकी पहचान किसी किले या राजा से नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक प्राकृतिक चीज से थी। तो ये एक शांत प्राकृतिक जगह से एक विवादित और रणनीतिक शहर में कैसे बदल गया? ये पहचान कब और कैसे बदलनी शुरू हुई? ये बदलाव तब शुरू हुआ जब लोगों ने इसकी लोकेशन के महत्व को समझा। 12वीं सदी में रट्टा राजवंश ने यहाँ एक किले की नींव रखी और इसे अपनी राजधानी बनाया। अच्छा। बेलगाम किले के अंदर आज भी 1199 के कन्नड़ शिलालेख मिलते हैं, और एक बार जब ये किला बन गया तो ये दक्कन के पठार पर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया जिसे हर बड़ी ताकत हासिल करना चाहती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लोकेशन ही इसके लिए एक तरह से बिल्कुल एक वरदान भी थी और अभिशाप भी। हाँ, अभिशाप भी। कौन कौन सी ताकतें यहाँ आईं? स्रोत में तो एक बहुत लंबी लिस्ट दी गई है। हाँ, और वो लिस्ट ही इसकी उथल-पुथल भरी कहानी बताती है। रट्टा के बाद देवगिरी के यादव आए, फिर दिल्ली सल्तनत के खिलजी भी आए। हाँ, फिर महान विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद बहमनी सल्तनत और बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान। बाद में मुगल भी आए। कोई बचा ही नहीं। कोई नहीं। हर कोई इस पे कब्जा करना चाहता था, क्योंकि यहाँ से व्यापार मार्गों और आसपास के इलाकों पर नियंत्रण रखना बहुत आसान था। बीजापुर के कमांडर असद खान ने यहाँ की मशहूर सफा मस्जिद बनवाई थी, जिसका जिक्र फारसी शिलालेखों में भी मिलता है। और मुगलों के बाद फिर मराठा और फिर ब्रिटिश। मुझे लगता है ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ एक बहुत ही अहम घटना हुई थी जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का विद्रोह। ये क्या था? ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरुआती और सबसे साहसी विद्रोहों में से एक था। 1824 में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो अंग्रेजों की एक बहुत ही विवादित नीति थी, जिसके तहत अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे में चला जाता था। एकदम सही, भले ही उन्होंने किसी को गोद ही क्यों न लिया हो। राइट। तो रानी चेन्नम्मा ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। हालांकि अंत में उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी हार हुई, लेकिन उनका विद्रोह पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। ये दिखाता है कि इस मिट्टी में हमेशा से एक विद्रोही भावना रही है। और ये भावना सिर्फ राजशाही तक ही सीमित नहीं रही, स्वतंत्रता संग्राम में भी बेलगाम का एक खास मुकाम रहा है ना? बिल्कुल। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन यहीं हुआ था। अच्छा। और ये कोई मामूली अधिवेशन नहीं था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अरे वाह। और ये इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, और उन्होंने उसके लिए बेलगाम को चुना। वाह, ये तो वाकई एक बहुत बड़ी बात है। तो इस शहर का इतिहास इतना उथल-पुथल भरा रहा है, तो जाहिर है इसकी लोकेशन में कुछ खास होगा। ये शहर बसा कहाँ है और यहाँ का मौसम कैसा है? यह शहर पश्चिमी घाट की तलहटी में समुद्र तल से लगभग 779 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। काफी ऊंचाई पर। हाँ, और इसी ऊंचाई की वजह से यहाँ की जलवायु साल भर काफी सुहावनी रहती है। इसे तकनीकी भाषा में ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट कहा जाता है। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। हाँ। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में कहें तो यहाँ गर्मियाँ काफी गर्म और सर्दियाँ हल्की होती हैं, और बारिश का एक तय मौसम होता है। अच्छा। जून से सितंबर तक यहाँ जमकर बारिश होती है। सर्दियों में तो ये कर्नाटक के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बन जाता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि कभी-कभी अप्रैल में यहाँ ओले भी पड़ते हैं। तो यहाँ की सुहावनी जलवायु और सामरिक लोकेशन तो एक बात है, लेकिन बेलगावी की जो असली पहचान और टकराव है वो तो यहाँ रहने वाले लोगों और उनकी भाषाओं से जुड़ा है। जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं? और यहीं से कहानी का सबसे जटिल हिस्सा शुरू होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर में लगभग 37.5% लोग कन्नड़ बोलते हैं। 37.5%।
और करीब 32.9% लोग मराठी बोलते हैं। मतलब काफी करीबी मामला है। बहुत करीबी। और इनके अलावा उर्दू, कोंकणी, हिंदी और तेलुगु बोलने वाले भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाषाई तौर पर ये कितना विविध है। तो ये भाषाई मिश्रण हमेशा से रहा होगा। 1881 की जनगणना का भी जिक्र है, जिसमें कन्नड़ भाषी 64% से ज्यादा थे और मराठी भाषी 26% के आसपास। तो ये टकराव की वजह कब और कैसे बना? ये टकराव तब चरम पर पहुंचा जब 1956 में भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। अच्छा, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जी, उस समय बेलगांव जिला बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने बेलगाम को बॉम्बे के बजाय मैसूर राज्य, जो बाद में कर्नाटक बना, उसमें शामिल कर दिया। और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। महाराष्ट्र का दावा था कि चूंकि यहाँ मराठी भाषी लोगों की एक बड़ी आबादी है, इसलिए इसे महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। स्रोत में 2005 की एक घटना का जिक्र है जो इस तनाव की गहराई को दिखाता है। हाँ, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उस समय बेलगाम नगर निगम, जिस पर MES का नियंत्रण था, ने महाराष्ट्र में शामिल होने का एक प्रस्ताव पारित कर दिया। अच्छा। इसके विरोध में कुछ कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन मेयर विजय मोरे के चेहरे पर काली स्याही पोत दी। ये घटना दिखाती है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक सीमा का विवाद नहीं है। नहीं, ये लोगों की पहचान और भावनाओं से जुड़ा एक बहुत गहरा मुद्दा है। बिल्कुल। इस घटना के बाद तो मामला और भी बिगड़ गया होगा। बहुत ज्यादा। इसके जवाब में कर्नाटक सरकार ने नगर परिषद को ही भंग कर दिया। ये मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी दोनों तरफ से जारी रहती है। महाराष्ट्र के कुछ नेता इसे कर्नाटक के कब्जे वाला क्षेत्र तक कहते हैं। ये एक ऐसा घाव है जो दशकों बाद भी हरा है। तो जब एक तरफ ये भाषाई और राजनीतिक खींचतान चल रही है, तो क्या शहर का विकास रुक गया है या फिर बेलगावी अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश भी कर रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। इस विवाद के साये में बेलगावी एक आधुनिक शहर के रूप में भी उभर रहा है। 2006 में कर्नाटक सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और बेलगावी को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित कर दिया। दूसरी राजधानी? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि सरकार अपनी प्रशासनिक शक्ति का एक हिस्सा बेंगलुरु से बाहर ले जा रही थी। यहाँ सुवर्ण विधान सौध नाम की एक भव्य इमारत बनाई गई है। अच्छा, वो जो बेंगलोर के विधान सौध जैसी ही दिखती है? जी बिल्कुल, उसी की प्रतिकृति है। हर साल विधानसभा का शीतकालीन सत्र यहीं होता है। ये कर्नाटक की तरफ से एक बहुत बड़ा राजनीतिक और प्रतीकात्मक कदम था, ये जताने के लिए कि बेलगावी उनका अभिन्न अंग है। और आर्थिक रूप से क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्थिक रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। स्रोतों के मुताबिक यहाँ फाउंड्री और हाइड्रोलिक्स का एक बहुत मजबूत आधार है, जिसकी शुरुआत 100 साल पहले बाबूराव पुसालकर नाम के एक उद्यमी ने की थी। अच्छा। इसके अलावा यहाँ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज बॉक्साइट खनन करती है। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ भी है, जो एरोस्पेस और ऑटोमोटिव उद्योग पर केंद्रित है। और हाल ही में यहाँ यूरेनियम के भंडार भी पाए गए हैं, जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देता है। ये तो वाकई प्रभावशाली है। लेकिन एक और पहचान है बेलगावी की जो शायद इन सब पर भारी पड़ती है, और वो है इसकी सैन्य पहचान। ब्रिटिश काल से ही ये एक बड़ी छावनी रही है। हाँ, और इसकी वजह थी पुर्तगाली गोवा से इसकी नज़दीकी। ब्रिटिश इसे एक रणनीतिक सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये विरासत आज भी कायम है। आज भी? बिल्कुल। आज बेलगावी भारतीय सशस्त्र बलों के सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्रों में से है। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर यही है। और कमांडो ट्रेनिंग विंग भी यही है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ का जो कमांडो कोर्स है वो सभी इन्फेंट्री अधिकारियों के लिए अनिवार्य है। एक मिनट, मतलब देश का हर इन्फेंट्री ऑफिसर कभी न कभी बेलगावी से होकर गुजरता है? जी हाँ। ये तो इस शहर को एक बिल्कुल अलग ही दर्जा देता है। बिल्कुल। यहाँ सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध और बेहद मुश्किल हालात में जीवित रहने की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, और ये सिलसिला आज भी जारी है। अच्छा। अब तो यहाँ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के भी ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं। CRPF का कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वॉरफेयर भी पास के खानपुर में चालू हो चुका है। इतनी सारी गंभीर बातों के बाद चलिए कुछ मजेदार बात करते हैं खाने की। किसी भी जगह की कहानी उसके स्वाद के बिना अधूरी है,
और मुझे लगता है बेलगावी का खाना भी इसकी मिलीजुली पहचान को ही दिखाता होगा। और यहाँ का स्वाद तो वाकई अनोखा है, क्योंकि ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और कोंकण के संगम पर है, तो यहाँ के खाने में तीनों की झलक मिलती है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ की 2 मिठाइयाँ तो बहुत ही मशहूर है। एक है कुंदा। कुंदा? जी, जो दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाकर बनाई जाती है, जब तक वो गाढ़ा और दानेदार ना हो जाए। वाह, सुनने में ही स्वादिष्ट लग रहा है। और दूसरी मिठाई मांडे है, जो सुनने में किसी खास मौके की मिठाई लगती है। हाँ, मांडे या कन्नड़ में मांडेगे एक बहुत ही पतली परतदार रोटी जैसी मिठाई है, जिसे अक्सर शादियों और त्योहारों पर बनाया जाता है। अच्छा। इसके अलावा बेलगांव बिरयानी का भी खास उल्लेख है, जिसके लिए एक खास किस्म के छोटे दाने वाले बेलगांव बासमती चावल का इस्तेमाल होता है, जो इसे एक अलग ही सुगंध और स्वाद देता होगा। बिल्कुल। तो बेलगावी की कहानी सच में कई पहचानों की कहानी है। ये एक बांस का गांव है जो एक ऐतिहासिक और सामरिक किले में तब्दील हो गया। ये एक ऐसा शहर है जो 2 राज्यों और 2 भाषाओं के बीच अपनी पहचान को लेकर दशकों से संघर्ष कर रहा है, और साथ ही एक आधुनिक औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में अपनी जगह भी बना रहा है। रानी चन्नम्मा के विद्रोह से लेकर महात्मा गांधी के अधिवेशन तक और सुवर्ण विधान सौध से लेकर कमांडो स्कूल तक, इस शहर में इतिहास और वर्तमान की कई परतें एक साथ मौजूद है। ये विवाद और विकास का एक अनूठा संगम है, जहां हर गली, हर चौराहे पर आपको इसकी जटिल पहचान की कोई न कोई निशानी मिल जाएगी। स्रोतों की इस पड़ताल के बाद एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। किसी भी स्थान की असली पहचान क्या तय करती है? उसका सदियों पुराना इतिहास और उसकी संस्कृति, उसकी वर्तमान प्रशासनिक सीमा, या वो भाषा जो उसके लोग हर रोज अपनी जिंदगी में बोलते हैं? जब ये तीनों चीजें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसा कि बेलगावी में होता है, तो पहचान का असल मतलब क्या रह जाता है?